नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर केशवपुर मंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर जल बोर्ड के बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। बोरवेल 40 से 50 फीट गहरा है। कल रात 1 बजे फायर विभाग को इसकी जानकारी मिली। बच्चे के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ सहित कई टीमें कोशिश में लगी हुई हैं। और देखिए, यही वो बोरवेल है जहां पर रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। बोरवेल से एक समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे बच्चे को निकाला जा सके। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आई है, बड़ी तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये है दिल्ली जल बोर्ड का बोरवेल जिसमें एक बच्चा गिर गया। जो गहराई है वो 40 से 50 फीट बताई जा रही है। कल रात 1 बजे के आसपास फायर विभाग को इसकी जानकारी मिली और बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ सहित कई जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं, टीमें कोशिश कर रही हैं। साथ ही बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है बोरवेल में, ये जो बच्चा गिरा है इसको निकालने की कोशिशें चल रही है। हादसा कहां हुआ है? ये हुआ है हादसा केशवपुर मंडी में, जहां पर बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही है। केशवपुर मंडी में हादसा हुआ। बोरवेल की जो गहराई है वो 40 फीट के आसपास है। बोरवेल में बच्चा गिरा। अब पैरेलल खोदा जा रहा है और एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो दिल्ली पुलिस लगी हुई है, एनडीआरएफ लगी है और फायर ब्रिगेड, 3 जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं ताकि बच्चे के पास जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तो 40 फीट का ये गड्ढा है और ये तस्वीरें जो हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, आप केशवपुर मंडी में हादसा हुआ है। देर रात लगभग 1 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 40 फीट गहरा ये गड्ढा है। रात 1 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और जो फायर टीम है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ मेडिकल जरूरत के हिसाब से एम्बुलेंस भी वहां पर लगा दी गई हैं। मेडिकल टीम भी मौजूद है ताकि जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला जाए फौरन उसे प्राथमिक सहायता मिले और उसको अस्पताल ले जाया जाए। तो बोरवेल में जो गिरने का सिलसिला है वो देश भर में चलता है और इस बार यह हादसा हुआ है राजधानी दिल्ली में, जहां पर बोरवेल में बच्चा गिरा। केशवपुर मंडी जो इलाका है वहां पर ये जल बोर्ड का बोरवेल था और बोरवेल में जो बच्चा गिरा है इसे निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। जिस तरीके से पूरी तस्वीर हुई है उसकी हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो दिल्ली में हादसा हुआ, बोरवेल में ये बच्चा गिरा और आपको बता देते हैं कि हादसा आखिर कहां हुआ है। केशवपुर मंडी इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ। 40 फीट का गड्ढा है और एक्शन यह है कि रात को 1 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और दिल्ली पुलिस भी वहां पर मौजूद है। साथ ही मेडिकल टीमें भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस रेस्क्यू में जुटी है और पैरेलल गड्ढा एक खोदा जा रहा है। पैरेलल गड्ढा खोदकर उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं वो सफल भी होते हैं और कोशिश यही की जा रही है कि चूंकि जो गहराई है वो 40 फीट की है, ऐसे में बच्चे तक जल्दी और सफलता के साथ पहुंचा जा सकेगा। तो क्या हो रहा है? पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है बोरवेल के बगल में और वहां से फिर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि देश भर में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें यही तकनीकी अपनाई जाती है। तो बोरवेल में जो बच्चा है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जिस तरीके से रात 1 बजे के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ, क्या कामयाबी अब तक मिली है और कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन पूरा होने में? हाँ बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि केशवपुर मंडी का यही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली जल बोर्ड का, जिसके बाहरी हिस्से में एक छोटा बूथ जो है वो बना हुआ था और इसी 20 साल का ये शख्स हो सकता है। अच्छा, ये अभी कोई मूवमेंट है सर? कुछ मूवमेंट के बारे में एनडीआरएफ वाले बता सकते हैं, हमें ज्यादा जानकारी कितना चौड़ा है इसका? ये 12 इंच का बोरवेल है, लोहे का पाइप है, उसके अंदर गिरा हुआ है शख्स। इसमें 35 से 40 फुट गहराई पे है और इसमें लगता है इसमें कई घंटे का टाइम लगेगा। इसकी बताइए, इस पाइप की चौड़ाई कितनी है? 12 इंच का है बोरवेल। 15-16 साल का बच्चा गिर सकता है इसके अंदर? अपने आप तो नहीं गिर सकता। चले जल बोर्ड के अंदर ही आ रही बाउंड्री जो इसकी? नहीं, इसके बाहर है। इसके बाहर क्या था? बंद था? इसके बारे में पता चला किस तरह? ये हाँ बंद था। बोरवेल ये ओपन होगा। बोरवेल की कोठरी बनी हुई थी, पंप हाउस बना हुआ था
पंप हाउस में बोरवेल ये खुला हुआ है, फिलहाल इसके अंदर कैसे गया ये नहीं बताया जा सकता है। जैसा आपको लग रहा है कि कोई अपने आप नहीं गिर सकता, ऐसा हो सकता है सर। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही लगेगा। दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं? ये किसकी जगह है सर? ये दिल्ली जल बोर्ड का ही बोरवेल है। अपना नाम क्या है? मेरा रविंदर सिंह, स्टेशन ऑफिसर, रानी झांसी रोड। ठीक है सर, ठीक है। जी बिल्कुल। थैंक यू। टीम है, उनका बयान है कि लगभग 30 से 40 फीट की गहराई है और 12 इंच का ये बोरवेल है। अहमद बिलाल आपके पास सीधे आ रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन? बिल्कुल अवधेश, देखिए जैसा मैं बता रहा था कि केशवपुर मंडी का यही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके बाहरी हिस्से में एक बूथ जो है वो मौजूद था और बूथ के अंदर जो है ये बोरवेल जो है वो तकरीबन 40 फीट का गहरा ये बोरवेल जो है वो मौजूद था। ऑपरेशन में नहीं था बोरवेल, लेकिन ढका हुआ भी नहीं था, जिसकी वजह से जो पूरी घटना है वो सामने आई है। और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे ऑपरेशन को उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया है और जो मेन ऑपरेशन है वो यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है वो उस बोरवेल के उस पॉइंट तक जहां पर वो शख्स जो है वो फंसा हुआ है उस तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों जो है वो भी अब आने की कवायद जो वो शुरू हो गई है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये पोकलेन मशीन है। पोकलेन मशीन वो मशीन होती है जो कि सुरंग बनाने के लिए काम आती है। पहाड़ों पर जो सुरंग बनती है उसके लिए इस पोकलेन मशीनों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीआरएफ की तरफ से कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कवायद है वो कितनी तेजी से यहाँ पर चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर साइट पर मौजूद है। आपको बता दें कि तकरीबन रात के 1 बजे जो है दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को जो है वो कॉल मिली थी। हालांकि दोनों कॉल में अलग अलग जानकारी जो है वो दी गई थी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल करके ये जानकारी दी गई थी कि कोई शख्स जो है वो दिल्ली इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चोरी के इरादे से जो है कोई शख्स घुसा है और वो जो है वो इसी बोरवेल में गिर चुका है। हालांकि दिल्ली दमकल विभाग के का कहना है कि कोई बच्चा जो है वो इस बोरवेल में गिरा है। तो अभी आइडेंटिटी को लेकर के बिल्कुल, यानी कि बिलाल क्लियर जो नहीं है कि बोरवेल के अंदर गिरा है क्या उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है कि वो कौन है। और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी वो ये भी कह रहे हैं कि जो 12 इंच का बोरवेल है उसमें कोई अपने से गिर जाए ये भी संभव नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल अवधेश ये कि क्योंकि ये जो बोरवेल है एक छोटा सा बूथ आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बूथ के अंदर ये बोरवेल जो है वो बना हुआ था। ऑपरेशनल नहीं था बोरवेल, लेकिन इसीलिए सवाल भी ये खड़े होते हैं कि जब ऑपरेशनल नहीं था तो फिर बोरवेल को ढका क्यों नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भी यहाँ पर साफ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से जरूर चलाया जा रहा है। जो विभाग पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो सवाल है वो यही है कि आइडेंटिटी जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बोरवेल का पाइप है वो काफी पतला पाइप बताया जा रहा है और तकरीबन 1.5 फीट का ये इसका व्यास जो डायमीटर है वो है और 40 फीट गहरा ये पाइप जो है वो बताया गया। और एनडीआरएफ ने रात को ही जब वो अर्ली मॉर्निंग में आए थे तो उनकी तरफ से टॉर्च लाइट और कैमरा डाल करके भी जो है वो इस बोरवेल में उस शख्स की पहचान और उस शख्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी। एक सवाल और भी है कि जो शख्स अंदर है ताकि क्या उससे किसी तरीके से संपर्क हो पाया है, कोई बातचीत या फिर कोई मूवमेंट, वो उसकी तबीयत कैसी है, इसके बारे में कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जब वो शख्स जो है उस बोरवेल में गिरा था तो उसकी तरफ से जो है वो कुछ आवाजें जो है वो जरूर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ ने जब ये ऑपरेशन टेक ओवर किया है उसके बाद से अभी तक कोई भी कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया जा रहा है। और अब कोशिश एनडीआरएफ की तरफ से यही है कि पैरेलली जो एक समानांतर एक गड्ढा है वो खोद करके उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके जहां से सबसे पहले उस जो
जो व्यक्ति जो है वो बोरवेल में गिरा है उससे पॉइंट किया, कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे का वक्त, 8 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है उस व्यक्ति को गिरे हुआ और अभी तक कोई हलचल जो है वो अब एनडीआरएफ की टीम को जो है वो नहीं मिल पा रही है। अब तक तो कोशिश जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से यही है, क्योंकि हर गुजरता लम्हा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता जा रहा है। तो कोशिश यही है, यहाँ पर पोकलेन मशीनें भी लेकर के आए जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से की गई हैं, और इसके अलावा तमाम आधुनिक मशीनें भी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है वो पहुँच रही हैं, ताकि जल्द से जल्द जो सबसे पहला काम है, जो सबसे ज़रूरी काम है वो यही है कि सबसे पहले जो है वो एक कांटेक्ट जो है वो एक संपर्क जो है वो साधा जाए उस व्यक्ति तक, ताकि उसकी हालचाल पता चल सके, उसकी तबीयत कैसी है वो पता जो है वो चला जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। और बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए, उसे बाहर निकाला जा सके, ताकि शिनाख्त हो सके कोई व्यक्ति कौन है, उसकी स्थिति कैसी है। नजरें बनाए रखिएगा। बिलाल आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी तस्वीर है, बोरवेल खुला था और वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज शाम 6 बजे बैठक होने वाली थी वो बैठक टल गई है। आज ये बैठक नहीं होगी। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही थी शाम 6 बजे। जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर फैसला होना है, चर्चा होनी है। अब तक 195 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं और ये माना जा रहा था कि जो बची हुई सीटें हैं इनमें से बहुत बड़ी संख्या में चर्चा हो सकती थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज शाम 6 बजे बैठक होने वाली थी वो आज नहीं होगी। उस बैठक को कैंसिल किया गया है। वजह है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी सीईसी की आज की बैठक टल गई है। तो जो टिकटार्थी हैं, जो अपने टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं राजनेता, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि धड़कनें बढ़ी हुई हैं टिकट को लेकर। और खबर यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो आज के लिए टल गई है। हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है, किन वजहों से ये बैठक टली है और क्या कोई अगली तारीख पता चल रही है? देखिए, फिलहाल अभी जो वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें तमाम राज्यों पे जो सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई है, नामों को लेकर के चर्चा हुई है, उनका नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का लगातार दौरा चल रहा है, अगर हम पिछले 3-4 दिनों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लगातार जो है आसाम में, अरुणाचल में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, और आज सुबह भी प्रधानमंत्री जो अभी क्योंकि वाराणसी में मौजूद है, लिहाजा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें प्रधानमंत्री समेत जो तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऐसे में चर्चा यही हो रही है कि प्रधानमंत्री का लगातार व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, इस वजह से आज होने वाली बैठक जो है टल रही है। लेकिन यह भी जानकारी दी जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर ही होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ही वो दूसरी लिस्ट जिसका लगातार चर्चा हो रही है वो भी सामने आ सकती है। बिल्कुल। और अंकित, जो 195 नाम सामने आ गए हैं वो तो चुनावी तैयारी में लगे हैं, लेकिन जो बाकी जो सांसद या नेता हैं जो टिकट चाहते हैं उनकी धड़कनें लगातार बढ़ी हैं, क्योंकि सबको पता है बीजेपी की कार्यशैली ऐसी है कि तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर टिकट मिलते हैं। तो ऐसे लोगों का भी और इंतजार करना पड़ेगा और धड़कनें थाम कर रखनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो चर्चा इस तरह की भी है कि उनके उम्मीदवारों के नाम बदले जा सकते हैं, जिसमें कई बड़े नाम भी हैं। लिहाजा वो तमाम उम्मीदवार जिनके जो है क्षेत्रों के नामों का ऐलान होना है, जिनके राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान से पहले उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आएगी, तो उनकी धड़कनें निश्चित तौर पर बढ़ी हुई हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जब किसी भी जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाता है उससे पहले अलग अलग चरणों में जो है पूरी स्क्रूटनी की जाती है, बाकायदा जो है रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर और केंद्र स्तर तक की वो रिपोर्ट तैयार होती है, उसके आधार पर ही फैसला लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो धड़कनें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान वो दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तमिलनाडु में डीएमके ने सहयोगी दलों के लिए सीट अलॉट कर दी है, तो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। टीडीपी की करीब 6 साल बाद फिर से एनडीए में वापसी हुई है। आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी ने पुराने सहयोगी दल टीडीपी को फिर से मना लिया है और करीब 6 साल बाद टीडीपी ने दोबारा एनडीए में वापसी की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण की अमित शाह से मुलाकात के बाद तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी 17 सीटों तो बीजेपी 6 और जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अराकू, राजमुंद्री, नरसापुरम, तिरुपति, हिंदूपुर, राजमपेट सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो अनक्कापल्ली, काकीनाडा और मछलीपट्टनम में से 2 सीटों पर जनसेना चुनाव लड़ेगी। 17 मार्च को आंध्र के गुंटूर में तीनों पार्टियों की साझा रैली होगी। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग के समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश का भरोसा बढ़ता जा रहा है और उसी तरह एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में टीडीपी की वापसी का फैसला स्वागत योग्य है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना देश और आंध्र में विकास जारी रखेगी। टीडीपी अध्यक्ष ने सबसे पहले एनडीए में वापसी और सीट शेयरिंग का खुलासा किया और कहा कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन महज एक गठबंधन नहीं बल्कि आंध्र और देश के विकास के लिए एक साझेदारी भी है। एनडीए में वापसी की बहुत खुशी है। तीनों पार्टियों में विधानसभा के लिए भी सीट शेयरिंग का फैसला हुआ है। राज्य विधानसभा की 175 सीटों में से बीजेपी और जनसेना मिलकर 30 विधानसभा सीटों तो टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी लोग, राष्ट्रवादी लोग सारे होंगे उसके अंदर, उनको सबको दिख रहा है कि आज देश आगे बढ़ना है, देश के साथ चलना है, तो मोदी के साथ चलना होगा। थोड़ी नोक-झोंक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन का अंग होती हैं। ये सब अलायंस की बातें सब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। जो भी निर्णय करेगा हम पार्टी कार्यकर्ता के नाते उनको चरितार्थ करने के लिए, उनको नमन करने के लिए तैयार। पुराने, नए, दाएँ बाएँ के सभी लोग जो राष्ट्रवाद चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित भारत के साथ जाना चाहते हैं, एक मजबूत भारत के साथ जाते हैं, सबके लिए दरवाजा खुला। दक्षिण भारत पर सबकी नजर है। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एकमात्र सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में बात बन गई है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से डीएमके 21, कांग्रेस 9, सीपीएम 2, सीपीआई 2, वीसीके 2, एमडीएमके 1, आईयूएमएल 1 और केएमडीके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केएमडीके का उम्मीदवार डीएमके के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा पुडुचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विल फाइट 9 सीट इन तमिलनाडु and 1 alone Pondicherry seats. Rest of the seats, Congress will support all the DMK party candidate and Alliance party candidates. We will win all the 40 seats in Tamil Nadu this time. अभिनेता कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने और कांग्रेस डीएमके गठबंधन का समर्थन का ऐलान किया है। गठबंधन मक्कल निधि मय्यम को 1 राज्यसभा सीट देगा। போட்டியிடுவதாக இல்லை, என் கட்சியும் எப்படித்தான். ஆனால் இந்த கூட்டணிக்கு எங்களுடைய எல்லா ஒத்துழைப்பும் இருக்கும்। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें जीती थी। तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन केरल में सीट बंटवारे वाली फांस ने केरल में राहुल गांधी की सीट फंसा दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस अब तक समझौता नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने पहले लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस सीट पर सीपीआई ने एन्नी राजा को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। यानी अगर वामपंथी दलों के साथ समझौता नहीं होने की सूरत में वायनाड सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एन्नी राजा के साथ होगा, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। इन केरला the fight is between LDF and UDF, and LDF contests all the seats. Now the question is not that whether Congress should fight or not. As political party, it has the prerogative to decide. साफ है कि सीपीआई वायनाड सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल से उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 17 दिनों में वो दूसरी बार वाराणसी पहुंचे, लेकिन लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वहां पर 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और
काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज वो आजमगढ़ जाएंगे, जहां से यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 42,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ से देने वाले हैं पूरे देश को। 9,800 करोड़ रुपए के 15 हवाई अड्डे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ की धरती से करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ का उनका ये चौथा दौरा है, तो समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र वहां पर रहा है। हालांकि अभी आजमगढ़ से सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और आज बड़ी सौगात केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को देंगे। आज आजमगढ़ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां से यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें आंकड़ों में, तो 42,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है आजमगढ़ की धरती से पूरे देश को। 9800 करोड़ रुपए के 15 हवाई अड्डे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 42,000 करोड़ में से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं केवल उत्तर प्रदेश के लिए हैं। तो मिशन उत्तर प्रदेश के जरिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी देश को साधने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वो हम पूरी तस्वीर आपको दिखा और समझा देते हैं कि किस तरीके से देश सधेगा। देखिए, मिशन उत्तर प्रदेश है। लखनऊ रांची लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन आज करेंगे। 4 लेन की लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री। NH2 के चकेरी से इलाहाबाद खंड को 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा और रामपुर रुद्रपुर के पश्चिमी हिस्से की 4 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है NH2 का, ये लंबे समय से चल रहा था, तो इसका अपग्रेडेशन होगा। तो ये प्रधानमंत्री का मिशन यूपी है, जिसके जरिए साधने की कोशिश होगी। देखिए, 6 लेन का कानपुर रिंग रोड जो है उसकी सौगात मिल रही है। 4 लेन का रायबरेली प्रयागराज खंड, इसकी जरूरत लंबे समय से थी, मांग की जा रही थी। 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे और इसके अलावा 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो ये किस तरीके से देश सधेगा। इसके अलावा भटनी पियोकोल बाईपास लाइन का गिफ्ट देंगे। गाजीपुर शहर और घाट से तारी घाट तक नई रेल लाइन जो है उसकी सौगात दी जाएगी। प्रयागराज जौनपुर इटावा सीवेज उपचार संयंत्रों का उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत जो पहली किस्त है वो जारी की जाएगी। तो यानी कि यूपी से पूरे देश को साधने के लिए प्रधानमंत्री आज निकले हैं और आजमगढ़ से ये सारी सौगातें दी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और क्या क्या सौगातें वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, आजमगढ़ को 626 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। चकेरी इलाहाबाद खंड में 6 लेन की योजना है। आजमगढ़ को नए विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी। इसके अलावा 3700 करोड़ की PM ग्राम सड़क योजना की सौगात भी मिलने जा रही है। 19,000 करोड़ के रेल सड़क आवास प्रोजेक्ट हैं और इसके साथ ही साथ 8200 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। लखनऊ रिंग रोड के लिए 3 पैकेज हैं। इसके अलावा प्रयागराज जौनपुर इटावा में सीवेज प्लांट को लेकर भी प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री तोहफे के तौर पर आज देने वाले हैं। तो ये सारी जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं इसकी सौगात मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से सौगातों का पिटारा आज खुलेगा 42,000 करोड़ का, इसका इंपैक्ट यूपी के साथ पूरे देश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश को साधने की कोशिश आज PM की। देखिए, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पहुंचे हैं और पूर्वांचल का नाभि स्थल है आजमगढ़। और आजमगढ़ में वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके जरिए 2024 के चुनाव को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे भी साधने की कोशिश करेंगे। न केवल पूर्वांचल की सीटों को, यानी पूर्वांचल में 19 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी और देश उनके सहयोगियों ने जीता था, 26 सीटें 21 जिले, और साथ ही साथ इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पड़ता है बल्कि हम कह सकते हैं पूरा भोजपुर यानी बिहार के वो सीमावर्ती जिले जिसका असर पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस लोकार्पण और शिलान्यास का। पूरे देश में यहाँ से लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ गरजेंगे और अपनी बातों को रखेंगे तो 24 के चुनाव का रंग भी गाढ़ा होता जाएगा। और ये धरती है आजमगढ़ की, ऐतिहासिक धरती है और राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग धरती है। यहाँ पर आकर जब प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे तो उसे न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे यूपी
और बिहार से सटे हुए जिलों पर भी इसका असर देखा जाएगा। और रही बात सौगातों की, तो प्रधानमंत्री ने क्या यहाँ देंगे उसे आंकड़ों में आपने बताया, लेकिन इन देने के पीछे के मायने क्या है, क्योंकि 24 का चुनाव आ चुका है, राजनीतिक चैनल है बिल्कुल, और राजनीतिक तौर से इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा, बड़ा इंपैक्ट होगा। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। मिशन साउथ में जुटी बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी का साथ मिल गया है। एनडीए में टीडीपी की वापसी हो गई है। 2019 में गठबंधन टूट गया था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। टीडीपी 17, भारतीय जनता पार्टी 6 और जनसेना 2 सीटों पर ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश में जो मिशन मोड है एनडीए का, मिशन साउथ, उसको एक कामयाबी मिली है सीटों को समन्वय को लेकर, गठबंधन को लेकर। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, जनसेना का गठबंधन हो गया है और एनडीए में टीडीपी की वापसी हो गई है। और ये देखिए, ये हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। जो फार्मूला है, टीडीपी 17 सीट और 145 विधानसभा सीट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं। बीजेपी 5 सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है, लेकिन 6 पर विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जनसेना की बात करें तो 3 लोकसभा और 24 विधानसभा, तो कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं, 175 विधानसभा सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में एनडीए का यह संभावित फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है। 2019 में तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन को तोड़ा था, एक बार फिर से पुराने साथी मिले हैं और 2024 में 400 प्लस के मिशन को लेकर जो एनडीए आगे बढ़ रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी मिली है गठबंधन को मजबूती के साथ बनाने की। तो अब यह तय हो गया है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और संभावित फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश में, वो हम आपको बता देते हैं। किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में सीटों का समन्वय बन रहा है। अगर हम तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो संभावित फॉर्मूले में 17 लोकसभा सीटें लड़ेगी तेलुगु देशम पार्टी, विधानसभा में 145 पर। बीजेपी की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी लड़ाई होगी। वहीं अगर हम जनसेना की बात करते हैं तो 3 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर बन रही है। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, फॉर्मूला सेट हो गया है, गठबंधन के जो पुराने साथी हैं वो भी आ गए हैं साथ में। अब ऐसे में कितनी मजबूती आंध्र प्रदेश में मिलती हुई दिख रही है एनडीए को? देखिए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो है आकर के मुलाकात की है और जिस तरीके से बीजेपी के आला नेतृत्व से बातचीत हुई है, उसने ये भी इशारा तो जरूर कर दिया है कि यहाँ पर जो सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा जरूरत थी। और पवन कल्याण के साथ में मिलकर के जिस तरीके से वो जो है उनकी मुलाकात हुई है बीजेपी के आला नेतृत्व से, तो वहां पर चर्चा इसी बात को लेकर के हुई है कि कैसे न सिर्फ लोकसभा बल्कि जो विधानसभा के चुनाव हो वहां पर भी ये गठबंधन और मजबूती से चुनाव लड़े। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि 2019 में जब बिल्कुल 2019 में गठबंधन टूटा था और तेलुगु देशम पार्टी को उम्मीद से ज्यादा कम समर्थन जनता का मिला था। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन बन गया है, टीडीपी, जनसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए 6 मार्च को दिल्ली कूच के बाद आज किसान रेल चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान आज 4 घंटे रेल रोकेंगे। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल ट्रैक है वो ब्लॉक करेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में 60 जगहों पर रेल रोकी जाएगी, तमिलनाडु में 10 जगहों पर, ओडिशा और हरियाणा में 4-4 जगहों के साथ ही कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में भी रेल रोकने का ऐलान किया गया है। तो किसानों का रेल रोको आंदोलन है। आज 4 घंटे तक ट्रैक जाम किए जाएंगे। तो क्या पूरा कार्यक्रम किसानों को बता देते हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन 4 घंटे तक रेल रोकी जाएगी। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक का ये पूरा इनका किसानों का कार्यक्रम है। ओडिशा में 4 जगहों पर रेल रोकी जाएगी, हरियाणा में 4 जगहों पर, पंजाब में 60 जगहों पर ट्रैक को बाधित करने की कोशिश होगी किसानों की, तमिलनाडु में 10 जगह पर, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हो तो यहां पर किसान प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन मांगों को लेकर होगा। साथ ही साथ 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अलग अलग राज्यों में
जो रेल ट्रैक है वो रोकने की कोशिश की जाएगी। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल ट्रैक रोकने का कार्यक्रम है, किस तरीके से ये पूरी रूपरेखा बनी है किसानों की? जी देखिए, पंजाब में तकरीबन 60 जगहों पे रेल जो है रोकी जाएगी किसानों की तरफ से। अभी इस वक्त मैं शंभू रेलवे स्टेशन पर हूँ। आपको दिखाते हैं एक गाड़ी जो है, ट्रेन जो है जा रही है, क्योंकि अभी भी रेल रोको जो कॉल है किसान संगठनों की उसमें लगभग 1 घंटा है। तो पूरे 12 बजे किसान जो है ट्रैक्स के ऊपर आ जाएंगे। यही साथ ही क्योंकि शंभू बॉर्डर पे किसान जो हैं 13 फरवरी से डटे हुए हैं, तो यहीं रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो है किसान हैं और पूरे 12 बजे किसान जो है रेलवे ट्रैक पर आएंगे, रेलवे ट्रैक को बंद करेंगे। पंजाब में अलग अलग जगह पे, चाहे मालवा रीजन हो, चाहे माझा रीजन हो, चाहे ये चंडीगढ़ के साथ लगता रीजन हो, वहाँ तमाम जगहों पर किसानों का तरफ से जो है रेल रोको जो कॉल है उसको पूरा किया जाएगा और ट्रेनें जो है ट्रैक पर न बैठ पाए। क्या इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की गई है? जी देखिए, शंभू रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त हूं, तो यहाँ तो मुझे कोई तैयारी जो है नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। और इससे बिल्कुल नज़दीक जो है, क्योंकि किसानों का मोर्चा है जहाँ किसान 13 फरवरी से डटे हैं, तो यहाँ तो कोई तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नज़र नहीं आ रही है कि किसानों को रोकेंगे, क्योंकि किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आएंगे। तो रेलवे प्रशासन के लिए भी ये जो है किसानों को रोकना जो है अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है। इतने बड़े नंबर्स में जब किसान जो हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बैठने के लिए आते हैं, तो फिलहाल कोई तैयारी जो है उस तरीके से नहीं नजर आती है कि किसानों को रोका जाएगा कि वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ना बैठें। बिल्कुल, यानी कि तस्वीर ये है कि ये 12 से 4 का जो रेल रोको प्रदर्शन है किसानों का लगभग सफल होता हुआ ही दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो रेल रोको प्रदर्शन पर क्या बोल रहे हैं किसान नेता सरवत सिंह पंढेर, सुनवा देते हैं आपको। रेल रोको आंदोलन होगा, जो आंदोलन 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वही आंदोलन से हम लोगों ने पूरे देशवर्ष में आज रेल रोको का आह्वान किया है। और हम पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, मजदूर, आम जनता से आह्वान करते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आज के रेल रोको आंदोलन में हमारा समर्थन करें, आएँ। और जो आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री, वो 4 घंटे के लिए रेलों की ओर ना जाए। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है आज के रेल रोको से। ये आंशिक रेल रोको है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी नामों का ऐलान करेगी और टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, टीएमसी ने अकेला चलो का तय कर लिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। के पीछे तो बातचीत कांग्रेस के साथ टीएमसी की चल रही थी, लेकिन उस पर कभी भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि हमेशा से ही तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस कम से कम 5 से 6 सीटें चाहती थी। बहरहाल इंडिया गठबंधन अब जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में बिखर चुका है और आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली है, जिसमें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो सभी 42 लोकसभा की सीटें हैं सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। तो बड़ी खबर यही है कि टीएमसी की पहली सूची आ जाएगी और एक ही साथ पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पर टीएमसी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। बड़े नामों की अगर बात करें तो डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जो महासचिव है पार्टी के और ममता के पास दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, उनका नाम हो सकता है। और जहां एक तरफ टीएमसी की लिस्ट आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये अब साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अब इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं रहने वाला है। देखना यही होगा कि अब कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहती है। जी धन्यवाद जैनेंद्र आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।